आज के दिन खबर आई थी सुबह 4 बजे के समय में। गाज़ा का जो एक इलाका पड़ता है, वेस्ट नॉर्थ गाज़ा में है इलाका, और वहाँ पर सप्लाईज पहुँच रखी थी 4 बजे रात के समय। तो उसी समय सप्लाईज को लेने के लिए हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए। हज़ारों लोगों ने सप्लाईज में धावा बोल दिया और उन्होंने लूटपाट कर दी वहाँ पर। और वहाँ पर चाउस की स्थिति बन गई थी, पूरी दंगे फसाद होने लगे थे। उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर थे जो सप्लाई लेके आ रहे थे, उनको भी उनके साथ में मारपीट की गई। इसराइल का कहना है कि कुछ जो गाज़ा के लोग थे वो इसराइल के जो सैनिक थे उनके सामने वो बढ़ने लगे उनकी तरफ और उनके ऊपर हमला करने लग गए थे। तो इसराइल ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने फायरिंग शुरू कर दी और कुछ लोग मारे गए फायरिंग में। इसराइल का कहना ये है कि ये जो लोग थे ये क्योंकि हमारे सैनिकों के लिए एक खतरा बन रहे थे, तो इस वजह से हमको इनके ऊपर फायरिंग करनी पड़ी। और इसके अलावा एक इसराइल की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के ऊपर एम्बुलेंस के जो ड्राइवर थे उन्होंने भी गाड़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि जो ड्राइवर थे उनकी जान के लिए भी खतरा बन गया था। तो ये कुल मिला के जो ये सारी चीज़ें हुई, तो इसमें 104 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक। अब ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या क्या है अभी क्लियर नहीं है। क्या पहला हुआ है, क्या जो लूटपाट हुई थी, लूटपाट होने के बाद फायरिंग कब हुई, क्या लूटपाट के समय हुई या लूटपाट से पहले हुई या फिर लूटपाट के बाद हुई, अभी इसको कंफर्म नहीं किया जाता है। और इसराइल का कहना ये है कि जो उसने अभी मैंने आपको बात बताई है, इसराइल का एक नज़रिया है, इसराइल के उसने अपने बात ये रखी है। जबकि जो दूसरा पक्ष है, जो गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री है और दूसरे जो वहाँ पर जिन्होंने अपनी आंखों से देखा ये सब होते हुए, सो वो कुछ अलग बात बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि इसराइल ने फायरिंग शुरू करी, पहले फायरिंग हुई, उसके बाद भगदड़ मची यहाँ पर, और उसके बाद ही ये जो यहाँ पर फिर ट्रक ड्राइवरों ने गाड़ी चढ़ा दी थी इनके ऊपर। तो इसको लेकर ये कल हुआ था, ये 4 बजे रात को ये गाज़ा के इलाके में जब हुआ था, तो उसके बाद दुनिया भर के जो देशों से इसके ऊपर कमेंट आने लग गया है। और अगर हम सबसे पहले बात करें हमास की तरफ से वार्निंग आ चुकी है और उसने कहा है कि वो इस हॉस्टेजेस डील जो अभी होने की कोशिश हो रही है उसको कैंसिल करेगा अगर इसमें कुछ इसराइल ने अपनी पॉलिसी में चेंज नहीं किया, तो हमास हॉस्टेजेस रिलीज नेगोशिएशन को एंड कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। इसके अलावा वाइट हाउस जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने भी कहा है कि वो इस मामले में भी वो देख रहे हैं, इसकी जो रिपोर्ट है उसके बारे में वो अभी स्टडी कर रहे हैं। जबकि इजिप्ट और जॉर्डन ने अपने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इजिप्ट ने कहा है कि जो ये यहाँ पर लोग थे वो पीसफुल लोग थे, वो केवल सप्लाईज लेने पहुँचे थे, लेकिन इसराइल ने इनके ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन के इसराइल ने इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जो कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क, उन्होंने थर्सडे को कहा है कि वार क्राइम हो रहा है पूरा गाज़ा के इलाके में। तो ये जो इसराइल की मिलिट्री ने वीडियो पब्लिश किया है और उसमें दिख रहा है कि जो लोग हैं वो ट्रकों में लूटपाट करते हुए दिख रहे हैं। और इस समय जो गाज़ा की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है, नॉर्थ गाज़ा में तो कुछ ज़्यादा ही है। वहाँ पर 6 में से एक बच्चा स्टार्वेशन से ग्रसित है। इसके अलावा रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि 5 प्रेग्नेंट महिलाओं में से एक महिला माल नरिश है। तो खाना पीना इनको नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से जो सप्लाई इनको दिख रही है उसके ऊपर ही ये लूटपाट कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए बेबसी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि इनके पास इनको लगता है कि एक यही तरीका है इनके पास खाना प्राप्त करने के लिए। कमल अबू नहेल, ये एक व्यक्ति था जो उस समय वहाँ पर मौजूद था जहाँ पर ये गन शॉट हुआ है। इसने अपना बात बोली है, इसने ये कहा है कि ये और इसके साथ कुछ लोग थे, वो रात को पहुँचे थे सप्लाईज लेने के लिए, क्योंकि इनको खबर मिली थी कि सप्लाईज आ रही है। ये कह रहा है कि मैं पिछले 2 महीने से एनिमल फीड खा रहा था, यानी जो जानवरों को खाना है मैं उसको उसके ऊपर जिंदा था।
वो आगे कहता है कि मैं जब पहुंचा तो इसराइल की जो ट्रूप्स थी उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी, और उसके बाद जो भीड़ है वो स्कैटर होने शुरू हो गई थी और कुछ लोग छुप गए थे। जैसे शूटिंग बंद हुई वैसे ही लोग फिर से ट्रकों की तरफ आ गए और फिर से जो इसराइली सोल्जर हैं उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। वो कहता है कि मेरे पाँव में लगी गोली और उसके बाद मैं गिर गया, और उसके थोड़ी ही देर बाद जो ट्रक है वो मेरे पाँव को कुचलता हुआ वो आगे बढ़ गया। मेडिक्स जो यहाँ पर डॉक्टर थे वो पहुँचे थे, और उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग ज़मीन में पड़े हुए। ये कहना है फरेस अबाना, जो कि हेड ऑफ एम्बुलेंस सर्विस एट कमल अदवान हॉस्पिटल में काम करते हैं ये। और इन्होंने कहा कि जो लोग यहाँ पर पड़े हुए थे गंभीर रूप से कुछ घायल हो रखे थे, कुछ तो मर गए थे, तो इनको ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस भी कम पड़ गई थी, तो कुछ लोगों को डंकी के ऊपर बैठा के लाया गया हॉस्पिटल तक। फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्बास, उनके ऑफिस से कहा गया है कि वो कंडेम करते हैं इस इंसिडेंट का, और उनकी तरफ से इसको मैसेकर बताया गया इसराइल ऑक्यूपेशन की फ़ौज द्वारा। और फिलिस्तीन न्यूज़ एजेंसी वफा ने इसमें रिपोर्ट किया है, उसमें प्रेसिडेंसी ऑफिस द्वारा स्टेटमेंट जारी हुआ है, और स्टेटमेंट में कहा गया है कि जिस प्रकार से बहुत बड़ी पैमाने में गाजा में लोगों को मारा जा रहा है, गाजा के ये जो लोग हैं ये सिविलियन लोग हैं, इनका कोई जुर्म नहीं है, और ये जो इसराइल का एक इंटीग्रल पार्ट लग रहा है कि वो जेनोसाइड जो कर रहा है उसी के तहत वो ये सब लोगों को मारने की कोशिश कर रहा है। और इसराइल और इसराइली ऑक्यूपेशन इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, वही ये सब कुछ कर रही है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो कुछ हुआ है कल के दिन। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी इसराइल के ऊपर 2 मामले चले। एक तो साउथ अफ्रीका लेके गया था जो वार क्राइम का केस है, साउथ अफ्रीका ने इसराइल के ऊपर वार क्राइम का केस लाया था, और दूसरा जो केस है वो इसराइल की जो ऑक्यूपाई फिलिस्तीन टेरिटरी है उसके ऊपर वो केस चला है। तो ये 2 केस इसराइल के ऊपर इस समय आईसीजे में चल रहे। अब्बास के ऑफिस से ये भी कहा गया है कि वो अगली मैसेकर जो हुआ है कल के दिन उसका पूरे बहुत भरपूर अंदाज में उसकी आलोचना हम करते हैं। और इसके अलावा अभी प्रिसाइज डिटेल इस समय मौजूद नहीं है, और अभी जर्नलिस्ट लोग जो यहाँ पर है उनको भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उनके लिए कि वो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सके कि कब क्या हुआ, कौन सी चीज़ कब हुई और कौन जिम्मेदार है। और ना वो इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं कि जो कैजुअलिटी है, जो मारे गए लोग हैं उनकी कितनी संख्या है उनकी। फिलिस्तीन अथॉरिटी को 407 मिलियन सैकल यानी कि $114 मिलियन इसराइल की तरफ से मिल चुका है, और ये जो पैसा है ये फ्रोजन पैसा था, कई महीनों से इसको पैसे को इसराइल देने से मना कर रहा था। तो ये जो पैसा है इसको अब मिल चुका है फिलिस्तीन अथॉरिटी को, और 18 फरवरी के दिन नॉर्वे के द्वारा कहा गया है कि ये जो फंड है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और नॉर्वे के द्वारा ये फंड ट्रांसफ़र हुआ है। ये जो पैसा फिलिस्तीन अथॉरिटी को मिला है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पैसा उसके लिए, क्योंकि अगर ये पैसा नहीं मिलेगा तो उसका जो सिस्टम है अथॉरिटी का वो कोलैप्स हो जाएगा। तो इसलिए जो फिलिस्तीन लोग वेस्ट बैंक के इलाके में रहते तो उनके जो वाइटल सर्विसेज है वो बंद हो जाती, और उनके जो टीचर हो गए, हेल्थ वर्कर हो गए, तो इनका पैसा जो इनकी सैलरी है वो भी नहीं मिल पाती। तो आखिरकार अमेरिका ने इसमें मध्यस्थता की थी शुरुआत में, फिर उसके बाद नॉर्वे भी इसमें जुड़ गया, और इन दोनों की कोशिशों के बाद इसराइल ये पैसा जारी करने के लिए तैयार हो गया था। तो ये जो इंटरिम पीस अकॉर्ड हुए थे, ओस्लो अकॉर्ड जिसको कहते हैं 1990 के दौरान, तो उसी के तहत ये तय किया गया था कि जो इसराइल की फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो फ़िलिस्तीन लोगों के बिहाफ में वो टैक्स को कलेक्ट करती है, और उस टैक्स को फिर वो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी को सौंपती है महीने में एक बार। जब से 7 अक्टूबर का अटैक हुआ था उसके बाद इसराइल ने ये पैसा देने से मना कर दिया था, और इसराइल ने कहा था कि ये जो फ़िलिस्तीन अथॉरिटी है हमास के साथ मिली हुई है तो इस वजह से हम इनको पैसा नहीं देंगे। अब ये पैसा मिल गया है तो सॉल्यूशन ये हुआ है कि नॉर्वे इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। कम से कम एक हिजबुल्ला का फाइटर की मौत हुई है, इसराइली स्ट्राइक हुआ जो 11 है सीरिया बॉर्डर में। इसराइली स्ट्राइक हुआ था हिजबुल्ला के ट्रक में
जो कि लेबनान और सीरिया की बॉर्डर में था। इसमें कम से कम एक फाइटर की अभी तक मारे जाने की खबर मिली है। और इसराइल काफ़ी दिनों से वो स्ट्राइक कर रहा है सीरिया के अंदर और लेबनान के अंदर। और इसराइल का जो स्ट्राइक था उसका कहना ये है कि जो इस दर के इलाके में ईरान के प्रॉक्सीज है वो उनके ऊपर इसराइल अटैक करता रहेगा आने वाले समय में भी। तो सोर्सेस कह रहे हैं कि इसराइल ने जो स्ट्रेटजी है वो 7 अक्टूबर के बाद से बदल दी है। अब वो इसराइल के टेरिटरी में जो चीज़ें हुई है 7 अक्टूबर के दिन हमास ने जिसमें इसराइल के ऊपर अटैक किया था, उसके बाद इसराइल की जो बॉम्बिंग थी वो गाजा में भी स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद लेबनान में भी स्टार्ट हो गई थी। तो लेबनान में खबर कल के दिन ये भी आई थी कि जो यूनिफिल है वहाँ पर एक पीस कीपिंग फोर्स लगाई गई है इसराइल और लेबनान की बॉर्डर में। उसने चेतावनी दी थी, उसने कहा था कि सिचुएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एस्केलेट होती जा रही है। इसराइल लेबनान के काफ़ी इलाकों में अटैक कर रहा है और हिजबुल्ला वो भी इसराइल के ऊपर अटैक करते जा रहा है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है, ये कल के दिन यूनिफिल ने कहा था। इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है योव गैलेंट, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उनके देश के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं उनको मिलिट्री सर्विस में सेवा देनी चाहिए। तो ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोग होते हैं इनको हरेदी भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो कि मिलिट्री ड्राफ्ट में शामिल नहीं होते हैं और इनको छूट मिली हुई है कि मिलिट्री में शामिल अगर नहीं होते तो इनके लिए कोई इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जबकि जो दूसरे लोग होते हैं इसराइल में आमतौर में जो मिलिट्री में सेवा करना कंपलसरी है, अगर कोई नहीं करेगा तो उसको जेल तक जाना पड़ सकता है। तो ये एक समूह है जिसको एक्सेप्शन मिला हुआ है। तो इसी को लेते हुए इसराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है अब उन्होंने कहा है कि अब ये जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स है इसका जो एक्सेप्शन है अब उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये एक पॉलिटिकल रोल शुरू हो गया है वहाँ पर, इसलिए हो गया क्योंकि इस समय नेतन्याहू की जो गवर्नमेंट है उसमें फार राइट और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के काफ़ी नेता है उसमें मौजूद। अगर योव गैलेंट जो बात कर रहे हैं अगर सरकार उस काम को कर देती है तो फिर ये जो अल्ट्रा राइट कोलिशन मेंबर है ये सरकार से अपना हाथ खींच सकते हैं और सरकार गिर सकती है। तो इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट उन्होंने कहा है कि तोरा जो कि ज्यूइश लोगों की होली बुक है उसने इसराइल को ज्यूइश लोगों को 2000 साल तक जिंदा रखा हुआ है, सेफ रखा हुआ है। लेकिन इसराइल तब तक सेफ नहीं हो सकता जब तक कोई फिजिकल उसको सेफ नहीं करेगा, यानी कि जो सेना है वही सेफ करती है। और उन्होंने कहा है कि जब तक इसराइल का अस्तित्व है तभी तक ज्यूइश लोगों का स्पिरिचुअल एक्सिस्टेंस बना रहेगा, यानी कि पहले बॉर्डर की सुरक्षा है उसके बाद है स्पिरिचुअल काम। तो उन्होंने कहा है कि ये 7 अक्टूबर का जो हमला है उसने हमको बता भी दिया है कि किस प्रकार से अभी हम बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन में जो एक डेंजरस सिचुएशन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हर किसी को सामने आना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। एवरीवन मस्ट शोल्डर द बर्डन, ये उन्होंने कहा है। ये अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स लोग हैं इनके लिए एग्जेम्पशन 1948 के बाद से चालू है। और 1948 जब इसराइल बना था तो उसके बाद इन लोगों की संख्या 400 थी, लेकिन अब इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। 2030 तक आकलन है कि इनकी जो पॉपुलेशन है पूरे ज्यूइश लोग जो इसराइल में रहते हैं उनकी पॉपुलेशन का 16% हो जाएगा। 16% पॉपुलेशन, अगर ये इतने बड़ी पैमाने में लोग हो जाते हैं और ये वो लोग होते जो ना तो मिलिट्री में सेवा देते ना ही वर्क फोर्स में ये काम करते, ये बस ये रिलीजियस स्टडी करते। तो इसराइल के लिए ये कि बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि किस प्रकार से आने वाले समय में इसराइल उसको सेना के लोग कहाँ से निकालेगा वो, ये एक उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एक समस्या बनने वाली है। तो एक वो तरीका ये है कि इन लोगों को जो इनका एक्सेप्शन है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इन लोगों को भी कंपलसरी इनके लिए होना चाहिए कि मिलिट्री में सेवा दे। लेकिन जिस प्रकार से जो अभी पॉलिटिकल सेटअप है इस समय गवर्नमेंट का उसमें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स के काफ़ी मेंबर है, तो वो फिर इससे नाराज़ हो जाएंगे और वो सरकार से वापस वो समर्थन ले लेंगे। अभी एक डेमोक्रेट पार्टी है जो अमेरिका की, उसके जो वोटर है उनके बीच में एक सर्वे हुआ था जिसमें ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ डेमोक्रेट ने प्रीफर किया था कि वो ऐसे यूएस प्रेसिडेंट को चाहते हैं जो कि इसराइल की जो कार्रवाई है गाजा में उसको
सपोर्ट ना करे वो प्रेसिडेंट चाहिए उनको। ये 56% लोगों ने ऐसे प्रेसिडेंट को सपोर्ट दिया, जबकि 40% लोगों ने ऐसे प्रेसिडेंट को सपोर्ट दे रहे जो इसराइल के साथ खड़ा रहे और गाजा में जो कार्रवाई है उसका समर्थन करे। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वोटर है वो ज़्यादातर वो ऐसे राष्ट्रपति को चाहते हैं जो इसराइल के खिलाफ खड़ा हो, यानी कि जो इसराइल कार्रवाई कर रहा है उसके वो आलोचना करे उस कार्रवाई की। और साथ में अभी जो बाइडन की जो बात की जाए, जो बाइडन के लिए ये जो आंकड़ा है वो अच्छा नहीं है, उनके लिए वो शुभ संकेत नहीं बताता है ये आंकड़ा, क्योंकि जो बाइडन इस समय इसराइल के साथ खड़े हो रखे। और अभी जो मिशिगन है वहाँ पर प्राइमरी हुआ था, वोट पड़ा था, इलेक्शन हुआ था वहाँ पर प्रेसिडेंशियल प्राइमरी इलेक्शन मिशिगन में। उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने जो डेमोक्रेटिक पार्टी से थे जिनका ताल्लुकात, उन्होंने अनकमिटेड बैलेट में वोट किया है, यानी कि उन्होंने जो बाइडन को वोट देने से मना कर दिया था 1 लाख लोगों ने। और ये मिशिगन ऐसा इलाका पड़ता है जहाँ अरब समूह के काफ़ी लोग रहते हैं, अरब क्रिश्चियन और अरब मुस्लिम काफ़ी रहते हैं। तो उन्होंने अनकमिटेड बैलेट को मैं वोट किया अपना, और उन्होंने ये बताने की कोशिश की जो बाइडन है वो इस समय उनकी अक्कासी नहीं कर रहे, और जो बाइडन जो इसराइल के साथ खड़े हो रखे उससे जो अरब लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है। ऑस्ट्रिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने थर्सडे को लेबनान के मिलिटेंट हिजबुल्लाह और इसराइल दोनों से ये आह्वान किया है कि वो कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट ना करें इसराइल और लेबनान बॉर्डर के सामने। और उन्होंने ये भी उम्मीद दिखाई है, एक्सप्रेस की है कि जो गाजा में लड़ाई है वो उसको पॉज हो जाए, उसमें सीज फायर हो जाए। और इस समय रमज़ान का महीना भी शुरू होने वाला है, तो उम्मीद उन्होंने दिखाई है कि रमज़ान के महीने के दौरान गाजा में सीज फायर हो जाए। जो मिडिल ईस्ट है उसमें इस समय काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हो रखा है, ये कहना है अलेक्जेंडर स्काईमैन का, जो कि ऑस्ट्रिया की फॉरेन मिनिस्टर है। और ये अभी बेरूत में पहुंचे हुए थे, वहीं जाके इन्होंने बात की है। बेरूत लेबनान की कैपिटल है, और इसके बाद वो इसराइल जाएंगे, जॉर्डन जाएंगे और फिलिस्तीन सिटी ऑफ रमल्ला जाएंगे। ओवरनाइट आज के दिन जो रात का समय था उसमें इसराइल की जो स्ट्राइक हुई थी लेबनान के क्षेत्र में, उसमें 2 लोगों की मौत हुई थी और 14 लोग घायल हो गए थे। ये कफरा एक जगह पड़ती है, लेबनान का जो साउथ वाला इलाका है वहाँ पर ये हुआ था। हिजबुल्लाह और इसराइल का जो एक्सचेंजेस है वो इस समय बॉर्डर के इलाके तक सीमित है। इसराइल की जो एयरफोर्स है वो नॉर्थ ईस्ट सिटी बरबेक में जो पड़ता है वहाँ पर उसने स्ट्राइक किया था, और वो तब किया था जब हिजबुल्लाह ने इसराइल के ऊपर ड्रोन से हमला किया था और मिसाइल से अटैक किया था। तो इसराइल ने भी कहा है कि उसके ऊपर हमला हो रहा है, और जिस प्रकार से जो ये रीजन है वो डिवास्टेशन इसमें पहले ही हो चुका है। 2006 में यहाँ पर फुल फ्लेज वार हुई थी लेबनान का जो ग्रुप है हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में। तो इस समय कोशिश हो रही है कि ये जो इलाका है इसमें दोबारा से ऐसा कोई लड़ाई ना हो। तो इसी को देखते हुए सभी जो पक्ष है वो चाहते हैं कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम हो। ने रिपोर्ट किया है कि इस समय बाइडन जो ऑफिशियल्स है, जो अमेरिका के ऑफिशियल है, वो इस समय काफ़ी उनमें चिंता है कि जो इसराइल है वो लेबनान में इनकर्सन कर सकता है, लेबनान के अंदर अपनी सेना भेज सकता है। ये जो CNN में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, और इसमें रिपोर्ट में कहा गया कि यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस ऑफिशियल इस बात को लेकर चिंतित है कि इसराइल लेबनान में अपनी सेना भेज सकता है, प्लानिंग कर रहा है उसके लिए वो। और ये जो प्लानिंग है ये अर्ली समर के समय होने वाली है, और ये उस समय ये इसराइल इसको भेजेगा अपनी सेना को, ये रिपोर्ट में कहा गया है। और CNN ने ये भी कहा है कि जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल है वो कह रहे हैं कि अभी इसराइल का जो डिसीजन है अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन वो काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुंच चुका है, और ये इनफ है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि वो इस चीज़ को ध्यान में दे और इसके ऊपर इसराइल से बात करें। UNRWA ने कहा है कि रिपोर्ट मिली है, और रिपोर्ट ये है कि जो नॉर्थ गाजा में बच्चों की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बुरी है। डिहाइड्रेशन के कारण बच्चों की मौत हुई है और माल न्यूट्रिशन के कारण।
रिपोर्ट आई थी कि कम से कम 6 बच्चों की मौत हुई है डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन के कारण नॉर्थ गाजा में। और ये UNRWA ने कहा है, पोस्ट किया उसने एक्स में, जिसमें UNRWA ने कहा है कि UNRWA ने अल जजीरा रिपोर्ट को कोट किया है। और अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया था कि जो 2 बच्चों की मौत अल सिपा हॉस्पिटल में हुई थी और 4 बच्चों की मौत कमल अदवन हॉस्पिटल में हुई थी, जो कि दोनों हॉस्पिटल नॉर्थ गाजा में है। और 7 बच्चे इस समय क्रिटिकल कंडीशन में है। उन्होंने आगे कहा है कि जो एक्सेस है, जो सप्लाईज है, उसको बिना किसी रोक टोक के लोगों तक पहुंचानी चाहिए सप्लाईज को। और साथ में इमीडिएट सीजफायर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जीवन और मृत्यु का सवाल है। कनाडा इस समय कोशिश कर रहा है एयर ड्रॉप करने की। ये जो सप्लाईज है वो जो नॉर्थ गाजा में है उसमें नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि इसमें लूटपाट हो जा रही है सप्लाईज में। तो एक तरीका ये है कि इसको एयर ड्रॉप किया जाए, यानी कि हवाई जहाज से सप्लाईज को भेजा जा सके। तो उसके लिए कनाडा इस समय वर्क कर रहा है इसके ऊपर। और अभी खबर ये है कि अमेरिका भी इसी तरफ वो ध्यान दे रहा है। अमेरिका भी एयर ड्रॉप करने की सोच रहा है। तो अमेरिका की जो सरकार है उसका कहना ये है कि अगर एयर ड्रॉप होता है तो एयर ड्रॉप के कारण जो हेल्प पहुंचेगी वो ज़्यादा नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि जो ट्रक के मुकाबले जो एयर ड्रॉप होगा उसके ट्रक के मुकाबले एक गुना या 2 गुना ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि सप्लाईज पहुंचना कैसे भी पहुंचानी ज़रूरी है, तो देशों की कोशिश ज़रूर रखिए कि वो एयर ड्रॉप करके वो सप्लाईज को पहुंचाए। न्यूजीलैंड ने डेजिग्नेट कर दिया हमास को टेररिस्ट एंटिटी के रूप में। न्यूजीलैंड ने थर्सडे के दिन, ये आखिरी वेस्टर्न देश था जिसने पूरे हमास को टेररिस्ट एंटिटी के रूप में डेजिग्नेट कर दिया है। इससे पहले लगभग सभी वेस्टर्न देशों ने कर दिया था। तो स्टेटमेंट में कहा गया कि 7 अक्टूबर का जो अटैक था उससे ये नोशन सेटल हो गया कि हमास की 2 विंग है, एक मिलिट्री और पॉलिटिकल। तो न्यूजीलैंड की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो हमास ऑर्गेनाइजेशन है ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर है, जो इसने हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक किया था इसराइल के ऊपर। और इसने कहा है कि हम क्या फ्रीज कर रहे हैं हमास के जितने एसेट हैं न्यूजीलैंड में, और इसके अलावा हमास के जितने लोग हमास से जुड़े हुए हैं वो अब न्यूजीलैंड में ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, उनके बैन लग जाएगा, उनके ऊपर न्यूजीलैंड में आने के ऊपर उनके ऊपर बैन लगेगा। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है हमास द्वारा 7 अक्टूबर के दिन, वो बहुत ज़्यादा ब्रूचल था और हमने उसकी पुरजोर रूप से निंदा की है। ये कहना है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन का। लक्सन ने इस बात में भी स्ट्रेस किया है कि जो हमास को डेजिग्नेशन मिला हुआ है टेररिस्ट का, उसका मतलब ये नहीं है कि फ़िलिस्तीन लोगों के ऊपर हम कुछ गलत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम अभी भी फ़िलिस्तीन लोगों को सप्लाईज भेजेंगे और अभी आने वाले समय में उनकी सप्लाईज को हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड ने इससे पहले 2010 में हमास का जो मिलिट्री विंग है कसम ब्रिगेड, उसके ऊपर सैंक्शन लगाए थे। लेकिन जो पॉलिटिकल विंग है हमास का, यानी कि जो लीडर हमास के पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, उनके ऊपर सैंक्शन नहीं लगा था। तो अब आज जाके वो सैंक्शन पॉलिटिक्स के लीडर के ऊपर भी लग गया है। तो जो भी पॉलिटिकल लीडर है हमास के और मिलिट्री लीडर है, दोनों के ऊपर अब सैंक्शन लग चुका है। हमास के जितने भी लीडर है सबके ऊपर ये सैंक्शन लागू हो गया। अब हमास की बात की जाए तो 2006 में उसकी गाजा में सरकार बनाई थी उसने, और उसके बाद से वो गाजा में शासन करते आ रहा है। लेकिन कुछ न्यूजीलैंड की पार्टी है, खासतौर में जो लेफ्ट पार्टी है न्यूजीलैंड की, उसने कहा है कि हमास का जो टेररिस्ट डेजिग्नेशन है उसको देने के बाद अब IDF जो इसराइल का डिफेंस फोर्सेस है उसके ऊपर भी सैंक्शन लगना चाहिए, क्योंकि जो IDF की कार्रवाई है उससे लगभग 30,000 लोग अभी तक गाजा में मारे जा चुके हैं। और साथ में ये भी कहा है कि न्यूजीलैंड उन लोगों के ऊपर भी सैंक्शन लगाए, और न्यूजीलैंड ने लगा भी दिया है सैंक्शन इन लोगों के ऊपर जो इसराइल के हैं, लेकिन जो इसराइल के लोग फ़िलिस्तीन में बस्तियाँ बसा रखी उन्होंने फ़िलिस्तीन इलाकों में, और वहाँ पर फ़िलिस्तीन लोगों के साथ वो बहुत ही क्रूरता वाला रवैया अपना रहे। तो न्यूजीलैंड ने इन लोगों के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिया है। इन लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लगा हुआ है, यानी कि ये न्यूजीलैंड में ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा इनका जो एसेट है, जो इनका बैंक अकाउंट है, वो भी फ्रोज कर दिया गया है। अभी जो गाजा में लोगों की मरने की संख्या है वो 30,000 को पार कर चुकी है। और ये जो डाटा है ये हमास रन हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा दिया गया है। इसमें कॉम्बिटेंट और नॉन कॉम्बिटेंट को डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, दोनों को एक साथ शामिल किया गया है। तो इस समय ट्रूस डील चल रही है, यहाँ पर सीज़फायर करने की कोशिश हो रही है।
तो कभी भी उसकी खबर मिल सकती है, कभी भी वो हो सकती है डील। और जिस प्रकार से 7 अक्टूबर के दिन इसराइल के ऊपर अटैक हुआ था हमास की तरफ से, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 200 लोग हॉस्टेजेस बना लिए गए थे, तो उसके बाद इसराइल ने जवाबी कार्रवाई की और अभी तक ये जवाबी कार्रवाई उसकी चल रही है, जिसमें 30,000 लोग गाजा में मारे जा चुके हैं।